हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है उसको देखने वाले हैं। उसका नाम है संख्या तथा संख्यात्मकता का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे हम सारे कवर करेंगे और सारे इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो संख्या होती है उनके बारे में जानना होता है, क्योंकि इसमें हमें बेसिक ही पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको पूरा हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें संख्या के बारे में जानना होता है कि संख्याएं को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे संख्या देवनागरी में अलग तरह से लिखी जाती है, आपका इंग्लिश पद्धति में अलग तरह से लिखी जाती है, रोमन में अलग तरह से लिखी जाती है। तो अक्सर रोमन से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि रोमन में संख्या को 50 को कैसे लिखा जाता है, 100 को कैसे लिखा जाता है, 20-30 को कैसे लिखा जाता है। तो हमने टोटल यहाँ पे लिख दिया है, जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पे लिख दिया है। आप इसे देखिए और नोट कर लीजिएगा सब चीज़ों को, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, नहीं भी पूछा जाता है, मगर कोई चांस नहीं है कि पूछ भी लिया जा सकता है। तो 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा अगर आपको ये पता है। तो देखिए, 1 है उसको हम जानते हैं कि इस तरह से लिखा जाता है फर्स्ट की तरह से, 2 को इस तरह से लिखते हैं, 3 को थर्ड की तरह से लिखा जाता है, 5 को इस तरह से 5 बना के लिखा जाता है, 10 को इस तरह से एक एक्स की तरह लिखा जाता है, 20 होता है उसको डबल एक्स की तरह, 30 को ट्रिपल एक्स की तरह, 40 को एक्स और एल की तरह से, और 50 को एल की तरह से। चूँकि 50 को एल की तरह से लिखते हैं तो 40 को एल और उसमें से 10 जो होता है, ये 10 उसको घटाकर, मतलब यहाँ पे 50 लिख दिया और 50 में से 10 घटा दिया, तो एक्स और एल 40 हुआ, और जो 50 है उसको एल की तरह से लिख दिया, और जो 60 होगा एल तो हो गया साथ में, और यहाँ पे जो 10 है, 10 को हमने लिखा है ना, उसको उठा के उसके आगे लगा दिया। तो ये क्या हो गया 50, और ये 10 क्या हो गया 60। तो ये 50, ये 10 60 और 10 70, 50 60 70 80। और ये देखिए 100 को हम कैसे लिखते हैं, सी से। तो सी से 10 कम, इस 10 को हमने उठा के इसके सी के बगल में लगा दिया। ये सी से 10 कम क्या 90 है। जब 100 में से हमने 90 10 घटाया तो 90 आएगा, जाहिर सी बात है। तो सी यानी कि 100 में से हमने 10 घटाया तो क्या आ गया 90। 100 को क्या लिखते हैं सी। अब 150 को क्या लिखेंगे सी। 150 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 50। जैसे हमें लिखना होगा 150, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 50। तो ये 100 है, 100 को हमने यहाँ पे क्या लिखा है सी, प्लस 50 को हमने क्या लिखा है एल, यानी कि हम 150 क्या लिख सकते हैं सी एल। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 200 दिया है यानी कि डबल सी, क्योंकि 100 को सी लिखते हैं। 250 को डबल सी और एल, यानी कि ये हो गया 100, ये 100 और ये 50। ठीक है, ये 100, ये 100 और ये 100, 300 हो गया। 500 को हम क्या लिख सकते हैं डी लिखते हैं, और 1000 को हम एम लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसे इंपॉर्टेंट के रूप में नोट कर लीजिएगा। 500 और 1000 वाला, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप ये सब समझ गए होंगे, इसे आप नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम का है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 59। अब 59 को हम क्या लिख सकते हैं, 59 को हम लिख सकते हैं 50 + 9। ठीक है, अब 50 को हमने यहाँ पे क्या लिखा था एल लिख दिया। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा भी था। 9 को हम कैसे लिखते हैं, एक डंडा और ये एक्स। ठीक है, ये 9 हो गया हमारा, ये ऊपर नीचे मत लगाइए, रहने दीजिए। और ये एल लिखा, और ये अब इसको हमको जब 59 लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे एल डंडा एक्स। इस तरह से हम लिखेंगे 59 को। ठीक है, और अब हम लिखा है 99 को रोमन अंक में कैसे लिखें। 99 को हम क्या लिख सकते हैं 90 + 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 को देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है एक्स और सी लिखा है, तो इसको हमने लिख दिया एक्स और सी, प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं डंडा और ये एक्स। अब इसको जोड़ दीजिए, एक्स है, ये सी यहाँ पे उतर गया, ये डंडा यहाँ उतर गया और ये एक्स। तो 99 को हम कैसे लिख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से आप हर अंक को लिख सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ 90 जो है उसको 100 - 10 करके भी लिख सकते हैं। 100 को हमने यहाँ पे क्या लिखा था सी, और -10 इसके आगे लगा देंगे एक्स, तो ये एक्स सी ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे आपको रोमन अंकों को लिखना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे पूछ भी लिया जा सकता है, और पूछ दिया जाएगा तो डायरेक्ट आंसर होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप ये वीडियो को पॉज करके ये सारा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाला है। चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है
वो है स्थानीय मान। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है स्थानीय मान। ठीक है, क्या होता है स्थानीय मान? देखिए, किसी भी संख्या का, चाहे वो 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, किसी भी संख्या में जो एक एक संख्याएं होती हैं वो जिस स्थान पर उपलब्ध होती हैं, जिस स्थान पे होती हैं, वही उसका स्थानीय मान होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है 425। 425 में हम जानते हैं कि जो 5 है ये इकाई के स्थान पे है, ये 2 जो है दहाई के स्थान पे है, और ये 4 जो है वो सैकड़ा के स्थान पे है। कहने का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि 5 इकाई के स्थान पे है, तो इसका मतलब है कि 5 और इसके साथ एक इकाई है। हमने कहा 2 क्या है? दहाई के स्थान पे है। दहाई का मतलब 2 के साथ क्या है? 10 है। हमने कहा 4 सैकड़ा के स्थान पे है, 4 के साथ क्या है? एक सैकड़ा है। तो यही इसका स्थानीय मान भी होता है। जैसे कि मान लीजिए यदि हमने कहा कि इसमें 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 गुणे 100, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे ना है, तो इसका मतलब इसका स्थानीय मान होगा 4 गुणे 100 यानी कि 400। 2 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 10 यानी कि 20। 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा, क्योंकि 5 गुणे 1 बराबर 5। तो इस तरह से हम स्थानीय मान लिखते हैं। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका 24,644 में तीनों जो 4 दिए हुए हैं इनका स्थानीय मान बताइए। तो ये जो 4 होगा इसका स्थानीय मान 4 हो जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे है। इसका स्थानीय मान 40 हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ है? दहाई के स्थान पे है। 6 सैकड़ा और ये 1000 के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 4000 हो जाएगा। कहने का मतलब है जिसका भी स्थानीय मान पूछा जाए उसके आगे जितनी भी संख्याएं हों उस संख्या को लिखिए, उसके आगे उतनी जीरो लगा दीजिए, बस काम खत्म। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 का पूछे तो 2 लिखिए, आगे कितनी संख्याएं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, खत्म। बस ऐसे ही स्थानीय मान लिखते हैं। ठीक है, और इसमें तीनों 4 का स्थानीय मान इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे ये दहाई और ये 1000 के स्थान पे, इसलिए इसका मान 4000 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो साथ साथ चीज़ों को नोट करते चलिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और साथ साथ चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, कई बार अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आपके डीएलएड के एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं पूछेगा, हो सकता है थर्ड में या फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछ दे। मान लीजिए संख्या दिया हुआ है, इसमें ऐसे बिंदु लगा दिया। अब इसमें पूछ रहा है कि 8 का स्थानीय मान बताइए, 7 का स्थानीय मान बताइए, 2 का स्थानीय मान बताइए। तो ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना, इससे सब गेम पलट जाता है। ठीक है, ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक हमारा ये नहीं है। हम पढ़ रहे हैं संख्याओं का बोध, अंकों का ज्ञान। हमारा टॉपिक स्थानीय मान नहीं है पढ़ना। नहीं तो स्थानीय मान को अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो उस पर एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे, अगर आप लोग कहेंगे, क्योंकि ये आपके डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए तो नहीं मगर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अगर आप कहेंगे कि स्थानीय मान पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो हम स्थानीय मान पर डिटेल वीडियो बना देंगे। आपके डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए आपको इतना ही जानना बहुत सफिशिएंट है। एक और मैं बता देता हूँ क्वेश्चन आपको। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 3 2 5 4 5। इसमें कहेगा कि दोनों जो 5 दिए हैं उनके स्थानीय मानों का अंतर बताइए। ठीक है, तो कैसे हम लिखेंगे? मान लीजिए ये 5 है, इसका स्थानीय मान अभी मैंने बताया कि इकाई के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान 5 ही हो जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या होगा? इकाई दहाई सैकड़ा, इस सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा यानी कि 100। 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 500। अब कह रहा है कि जो दोनों 5 हैं उनके स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो जब अंतर की बात करें तो कभी भी बड़े में से छोटे घटाएंगे। ठीक है, तो हमें 500 में से 5 को घटा देना है, तो हमारा 495 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका अंतर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल पूछता है, अंतर पूछेगा या योग पूछेगा या स्थानीय मान डायरेक्ट पूछेगा। इससे ज़्यादा आप में कुछ नहीं पूछेगा स्थानीय मान से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए
और इसके आगे के अगर इसे मैंने लगभग सब बता ही दिया है, एग्जाम्पल करने से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चलिए फ्रेंड्स, अब स्थानीय मान देख चुके हैं। अब हम कुछ जो इस तरह की पूछ ली जाते हैं, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या है, इन सब को देख लेते हैं। अगर मैं एक एक को डिटेल में लिखने बैठता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। समझने पे ध्यान दीजिए बजाय लिखने के, क्योंकि लिखा हुआ आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, मगर जब तक आप अपने यहाँ नहीं रखेंगे तब तक आपके कॉपी पे उस चीज़ को नहीं लिख पाएंगे। तो बजाय कॉपी पे लिखने के अपने यहाँ रखने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को समझिए, उसको लिखने में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उसको समझिए, नोट कीजिए, आप नोट्स बनाइए, वो ज़रूरी है, मगर चीज़ों को दिमाग में रखने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए बजाय उसको लिखने की ज़्यादा। ठीक है, तो इसको मैं सबको बता दूंगा डिटेल में कि क्या होता है। उससे पहले एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसी संख्या का पूर्ववर्ती बताइए, अनुवर्ती बताइए, परवर्ती बताइए, है ना। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको एकदम क्लियर करवा देते हैं ताकि आपको कभी ये भूले नहीं। पहले हम देख लेते हैं कि अनुवर्ती या परवर्ती होता क्या है। देखिए, परवर्ती का मतलब होता है किसी संख्या में एक जोड़ने पर हमें जो संख्या मिलती है वो उस संख्या का परवर्ती कहलाती है। जैसे कि हमने कहा 40 का परवर्ती बताइए। परवर्ती मतलब 40 में हम एक जोड़ देंगे, हमें क्या मिल गया, 41 मिल गया। और 41 क्या है, ये 40 का परवर्ती है। क्या है, परवर्ती, या इसे हम अनुवर्ती भी कहते हैं। कई बार अनुवर्ती करके दे देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई हम तो परवर्ती पढ़कर आए थे, ये क्या पूछ दिया, ये क्या नई चीज़। ठीक है, पर माने याद रखिएगा बाद वाला। ठीक है, पर माने बाद वाला। तो किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर हमें उस संख्या का परवर्ती मिलता है। ठीक है, और अनुवर्ती नहीं, पूर्ववर्ती क्या होता है। तो मान लीजिए 40 का ही हम एग्जाम्पल ले लें, 40 का कहे पूर्ववर्ती क्या होगा, तो हमें क्या करना है, बस 40 में से एक घटा देना है, यानी 40 से एक पहले की संख्या उसका क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती कहलाएगी। पूर्ववर्ती, पूर्व माने क्या होता है, पहले। कहते हैं ना कि इससे पूर्व में ये था। ठीक है, तो पूर्व माने क्या होता है, पहले, यानी कि किसी संख्या में से एक घटा देने पर हमें उसका पूर्ववर्ती मिलता है और किसी संख्या में एक जोड़ने पर हमें उसका परवर्ती या अनुवर्ती मिलता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है अक्सर, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप गड़बड़ करके आ जाएंगे, 1 नंबर आपका चला जाएगा। हो सकता है वो 1 नंबर ही आपको पास करा दे, क्योंकि इस बार देखने की स्थितियाँ जो देखने को मिल रही हैं, कैसे कैसे नंबर मिल रहे हैं, बहुत अच्छे लोग एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं और नंबर बहुत ख़राब मिल रहे हैं। तो आप को एक भी नंबर गंवाना नहीं है। ठीक है, 25 में 25 लाने की कोशिश करनी है, और हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे भी, ताकि आपके 25 में 25 नंबर ज़रूर आए। चलिए, अब हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5, सभी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत तक। ठीक है, तो यदि हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, तो हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कैसे होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक सभी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अच्छा, अगर इसी में मैं जीरो भी जोड़ दूं, यानी कि मैं ऐसे लिख दूं 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, तो अब इसे क्या कहेंगे, अब इसे कहेंगे होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, और नेचुरल नंबर में मैंने जब ओ ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम बात करें पूर्णांक क्या होता है, हमारा तीसरा जो है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, यदि हम इसी में माइनस की संख्याएं जो ऐड कर दें, यानी कि पूर्णांक पूर्ण संख्याएं ही होती हैं ऋणात्मक संख्या को लेकर। तो हम बात करें इंटीजर की, यानी कि पूर्णांक की,
तो उसे हम कैसे लिखते हैं, -3। इधर भी आप ऐसे लिख सकते हैं, डॉट 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 -3 2 1 0, उसके बाद से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे इंटीजर की, तो इधर माइनस, इधर कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं, 0 और 1 2 3 4 5 7 कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस की संख्याएं होती हैं, ये इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो प्लस की संख्याएं हैं 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और इसे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आप इंटीजर भी समझ गए। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं मगर ऋणात्मक को लेकर। हमने देखा प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 गिनती के लिए जितनी भी इस्तेमाल होती हैं, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। हमने देखा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, हमने नेचुरल नंबर में जब 0 ऐड किया तो ये होल नंबर बन गए, पूर्ण संख्याएं बन गई। ठीक है, इसी में हमने जैसे ही माइनस को ऐड किया, माइनस की पूर्ण संख्याओं को, तो ये इंटीजर बन गया। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट हैं वीडियो देखते देखते, तो डाउट्स को लिख लीजिएगा और उसको कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या क्या डाउट आ रहे हैं, और अपने डाउट को पूछना ना भूलिएगा, क्योंकि ये डाउट ही अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। हम पूछना भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में वही चीज़ हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, q को हम कभी भी 0 नहीं रखेंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 7/5, यहाँ पे p है, ये q है। ठीक है, 2/5, 3/2, 4/6। ठीक है, ये सब पूर्ण परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए परिमेय संख्याएं आप समझ गए होंगे। अब बात आती है अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या बस इसका सीधा उल्टा, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √5, √7, इन्हें हम कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जो भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सभी सम संख्याएं हैं। तो हम सम संख्या कैसे, देखिए, क्या 2 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, तो 2 एक सम संख्या है। ठीक है, क्या 4 होगा, बिल्कुल होगा, क्या 6 होगा, बिल्कुल होगा, क्या 8 होगा। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 2 से भाग चला जाएगा, 2 से 4 को भाग देंगे 2 बार में, 2 से 6 को भाग देंगे 3 बार में, तो ये सब भाग चले जाएंगे। तो जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए सब सम संख्याएं हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वो सभी संख्या विषम संख्या हैं। जैसे कि 1 आपका 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है, 9 नहीं होगा, 9 भी आपका क्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो आप हम ये समझ गए होंगे विषम संख्या के बारे में, क्या होती है विषम संख्याएं। सम संख्या के लिए कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, 2 से कट जाती हैं, कोई पूर्णांक दे देती हैं। विषम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ शेषफल आपका रह ही जाएगा। 2 से 9 को भाग देंगे 4 बार में जाएगा 8, एक शेषफल बच जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब देखिए अभाज्य संख्याएं, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है सम संख्या अभाज्य संख्या में। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एकदम क्लियर समझिएगा। देखिए अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, वे संख्याएं जो एक, क्या मैंने कहा, एक और स्वयं को छोड़कर
किसी तीसरे नंबर से भी कट जाए वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या बोला मैंने, इसको मिटा लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हों। क्या बोला मैंने, वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी एक तीसरे नंबर से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि हमने लिया 4, 4 क्या 1 से भाग जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा 4 बार में। अच्छा 4 क्या 4 से भाग जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अच्छा 4 1 और 4 के अलावा एक संख्या और है जिससे भाग चला जाएगा, वो है 2। तो मैंने क्या कहा, जो संख्या एक या स्वयं यानी खुद को छोड़कर एक तीसरी संख्या से भी भाग चली जाए वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं 6 का। क्या 6 1 से भाग जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ चला जाएगा भाई। क्या 6 6 से भाग जाएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल चला जाएगा। एक और संख्या है, कौन सी, 3। एक संख्या और है, कौन सी है, 2। 2 से ही भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा। तो मैंने क्या कहा, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक संख्या से, माने कम से कम एक तीसरी संख्या होनी चाहिए, उसके बाद चौथी पांचवी छठी कितनी भी संख्याओं से भाग जाए उससे मतलब नहीं है, एक तीसरी संख्या होनी चाहिए। माने 1 और स्वयं के अलावा कोई एक तीसरी संख्या होनी चाहिए। यदि है और वो भाग चला जा रहा है तो वो क्या होगा, भाज्य संख्याएं होंगी। तो सम संख्या और भाज्य संख्या में आप अंतर समझ गए। सम संख्या वो होती है जो सिर्फ 2 से भाग जाती हैं, उसके अलावा किसी से नहीं। भाज्य संख्या 1 के और स्वयं के अलावा किसी एक अदर नंबर से भाग जाएंगी ही जाएंगी। आई होप आप भाज्य संख्या को समझ गए होंगे। अभी भी नहीं समझे तो फिर बताना, फिर समझा देंगे। चलिए अब देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो एक और खुद को छोड़कर एक तीसरी संख्या से भाग न जाए। भाज्य जो होती है वो भाग चली जाती है 3 संख्या से, और जो अभाज्य संख्या होती है वो किसी तीसरे नंबर से भाग नहीं जाएगी, या तो 1 से जाएगी या खुद से जाएगी। जैसे 3 हो गया, क्या 3 1 से भाग जाएगा, आप कहेंगे हाँ भाई चला जाएगा। क्या 3 3 से जाएगा, कहेंगे हाँ भाई चला जाएगा। अच्छा इसके अलावा, इन दोनों के अलावा एक तीसरा नंबर ऐसा बताइए जो 3 को पूरा विभाजित कर दे। आप कहेंगे नहीं सर, कोई भी एक ऐसा तीसरा नंबर नहीं है जो 3 को विभाजित कर दे। तो इसका मतलब 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 5 का। 5 हम कहेंगे 1 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। कहेंगे 5 से भाग जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा। अच्छा इसके अलावा कोई एक नंबर और बताइए जिससे 5 भाग चला जाए। 1 से नहीं जाएगा, मतलब 1 से तो चला ही जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 6 से जाएगा ही नहीं। तो 1 और स्वयं के अलावा एक तीसरा नंबर कोई हमें मिल ही नहीं रहा जिससे कि ये 5 भाग जाए। इसका मतलब जो संख्या खुद के और 1 के अलावा, 1 और स्वयं के अलावा एक तीसरे नंबर से भाग ना जाए उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिए। ब्रैकेट संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक से लेकर ये जितना भी था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें इस चैप्टर में आपका कुछ बचा नहीं है। ये टोटल जितना भी चैप्टर था मैंने इस एक वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैथ को हम कंटिन्यू ही चलाएँगे अब। ठीक है, और रोज़ आपको कोशिश करेंगे कि एक वीडियो मैथ की मिल ही जाए, और बहुत जल्दी आपका मैथ का और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। अपने कॉलेज का जो ग्रुप है उसमें ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि